हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट। तो ये हमारे हैंडआउट का या फिर हम बोल सकते हैं मास्टर क्लासेस का नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा 6th चैप्टर है बेटा, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और त्रिभुज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए अभी तक, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, राइट, जो भी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट है, जो नए कॉन्सेप्ट है बेटा, राइट, उनके बारे में हम आज समझेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है वो हम लेके आए हैं। बेसिकली दीज आर द नॉट ओनली द क्वेश्चंस, ये वही कॉन्सेप्ट्स है जिनके बेसिस के ऊपर बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और उनके बेसिस के ऊपर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बने हमें उनको करने को के बारे में देखना है बेटा, उनको सीखना है। गॉट इट और नॉट एवरीवन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का वेटेज कितना है, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा गया है। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का सिर्फ त्रिभुज त्रिभुज एक चैप्टर से आपसे पूछा गया था। 13 मार्क्स इज नॉट ए स्मॉल डील, राइट, कि बहुत अच्छा है। अगर आप ये त्रिभुज को अच्छे से पढ़ते हो बेटा, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते हो, तो आप मोर देन 10%, 80 नंबर का मार्क्स होता है ना, तो 13, 10 से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं 10% तो क्या, उससे भी ज्यादा ही हो रहा है। 10 अगर 4 भी जोड़े तो 5, 15% के ऑलमोस्ट 15% के पास नंबर आ रहे हैं, राइट और नॉट। तो 15% सिर्फ एक चैप्टर लेके आ रहा है वेटेज आपका। ठीक है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, और इनके बेसिस के ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा। गॉट इट। सो दो लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे हम। पहला लेक्चर ये है जहाँ पे हम वेरी शॉर्ट आंसर्स भी करने वाले हैं, थोड़े से शॉर्ट आंसर्स भी करेंगे, और एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कितने क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है बेटा फर्स्ट, इसको देखो एक बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज में ये हमारे पास है बेटा 17 हमने एमसीक्यूज यहाँ पे डाले, और 5 हमारे पास वेरी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स भी है बेटा 3, और 3 लॉन्ग आंसर्स है, राइट। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें हार्डली आपसे लॉन्ग आंसर्स पूछते हैं, कभी ना कभी एक कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछता है। लॉन्ग आंसर्स में त्रिभुज नहीं आते, हाँ, बट वेरी शॉर्ट आंसर्स में और शॉर्ट आंसर्स में ज्यादा पूछा जाता है। त्रिभुज का वेटेज उतना ही आपका किसमें, ऑब्जेक्टिव में भी आपका मिलेगा, मतलब कि जो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है बेटा उनमें भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, और यहाँ उसी टाइप से हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे और इसका आंसर देने का ट्राई करेंगे सब लोग। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है, सभी व्रत होते हैं, दो व्रत होते हैं बेटा वो सारे समरूप होते हैं, या सर्वांग सम होते हैं, या सर्वांग सम और समरूप दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब भी हम सर्वांग सम या समरूपता को पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसके कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ते हैं बेटा, तभी हमने ये चीज सीखी थी। समरूप का मतलब क्या होता है, समान दिखने वाले रूप, यानी कि एक जैसे दिखते हैं, राइट और नॉट। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक माउस है, राइट, इसी टाइप के बहुत सारे माउस बना देगा, बट उसके साइजेस क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, बस वो लुक एकदम बिल्कुल ऐसा रहेगा कि इसके साइड में इधर ये रफ एरिया है तो उसमें भी ऐसे ही दिखेगा, इधर ये प्रिंटिंग है तो ये प्रिंटिंग भी दिखेगी, ये भी दिखेगा, सब चीजें एकदम एग्जैक्टली सेम है, बट उनका साइज में भी डिफरेंट। व्रत में भी यही होता है बेटा, व्रत के सारे जो व्रत है आपके कैसे होते हैं, उनके साइज डिफरेंट होते हैं, बट वो दिखने में कैसे हैं, सेम है। जैसे हमारे पास ये सर्कल बना दिया व्रत, ठीक है, आगे और एक व्रत बनाता हूं तो ये भी ऐसा ही, और अगर मैं व्रत बनाना चाहूं, ये लो बेटा। तो जितने भी ये व्रत बनते हैं बेटा, व्रत सारे के सारे क्या होते हैं, सेम ही होता है। गॉट इट और नॉट। सबका क्या है, सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है, उसकी आकृति चेंज हो सकती है बेटा, आकृति को बोल रहा हूं बेटा, उसका शेप भी सेम ही है, साइज, हाँ साइज डिफरेंट हो सकता है। गॉट इट और नॉट। तो ये कहां में आएंगे, जितने भी व्रत हैं, जितने भी हमारे रेगुलर पॉलीगन्स है, रेगुलर पॉलीगन से क्या समझते हो, जो भी हमारे पास सम बहुभुज है बेटा, वो सारे के सारे हमारे पास किस में रहेंगे, समरूप में रहेंगे बेटा। सब क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम और समरूप में डिफरेंस यही है कि सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम,
सब चीजें एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इज दिस क्लियर? एकदम फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि उसका शेप, साइज, मेजरमेंट, एवरीथिंग इज सेम, तो वो हो जाएगा सर्वांग सम। समरूप मतलब सेम जैसे दिखने वाले, ठीक है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, शेप सबका सेम होना चाहिए बेटा। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा सम। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे आपको क्या बोले कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी ई एफ के साथ में क्या है बेटा? समरूप। ये साइन होता है, ये साइन किसका होता है? आप सबको पता है, समरूप का है। जहां पे बीसी और ईएफ का जो आपको दे रखा है रेशियो दे रखा है 3:5 है, तो आपसे उसका एरिया का अनुपात पूछा है बेटा एबीसी से टीएफ के। आपको सबको देखो, ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, राइट, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा? बराबर होता है हमेशा, राइट। अब एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप मेरे को ये बताओ, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ, यहां पे लिख लो, या फिर क्षेत्रफल अगर किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल डिपेंड करता है बेटा, ये होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है बेटा। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के जो आपका भुजाएं हैं, उन भुजाओं को 2 बार गुणा करने पर। इज दिस क्लियर और नो? तो यहां पे अगर मैं इनके एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एरिया का जो रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ आपका डीईएफ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? इसके आधार और ऊंचाई के ऊपर। अगर एक का शेप ये आपका, एक का अनुपात ये है, किसी भी आधार का मान लो या फिर ऊंचाई का, सबका एक ही अनुपात होता है, यानी कि दो त्रिभुज अगर आपके समरूप है, तो उनकी सारी भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम होगा, चाहे वो आपका मीडियन हो, यानी कि आपका माध्यिका हो, चाहे वो बेटा आपका, आप बोल सकते हैं लंब समद्विभाजक हो, या फिर आपका कोई एल्टीट्यूड हो, कुछ भी, कोई भी हो, कोई भी भुजा हो, सबका अनुपात सेम ही रहेगा 3/5। तो 3/5 है, तो यहाँ पे 2 बार इसका गुणा हो जाएगा। जो बीसी है बेटा, बीसी, उसका ईएफ के साथ जो अनुपात है, उसका होल स्क्वायर के बराबर होगा बेटा। तो यहां से ये आ जाएगा 3/5, और 3/5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास? 9/25, और 9:25 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट? 9:25। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे आपको साइड दे रखी है बेटा, तो साइड का वर्ग, जो साइड्स का जो अनुपात है बेटा, उनका वर्ग, यानी कि भुजाओं के वर्ग का अनुपात ही क्या होता है? उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? तो वहां से सिर्फ आप उसका वर्ग करेंगे, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस ये चीज याद रखना कि कहीं उसने चेंज ना कर दिया, जैसे डी एफ पहले दे दिया और बीसी एबीसी बाद में दे दिया होता, तो हम उसको 5:3 करते। अभी वो 3:5 है, क्योंकि बीसी से ईएफ का रेशियो, तब हमें किससे निकालना पड़ता? ईएफ का बीसी से रेशियो निकालना पड़ता है। गॉट इट और नॉट? चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को। सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं बेटा? ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये व्रत है, उसमें भी व्रत था। एक सेकेंड, इसको वर्ग कर लो, वर्ग। इस वाले को क्या करेंगे बेटा? वर्ग। व्रत नहीं है ये, इसको वर्ग करो। सभी वर्ग होते हैं, सारे के सारे वर्ग कैसे मिलेंगे आपको? जितने भी बेटा देखो, वर्ग आपका एक शेप है, अगर सारे सबका शेप अगर सेम है, साइज अगर डिफरेंट भी होता है, तो वो क्या होता है बेटा? वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? समरूप। और वर्ग आपका मैंने बताया था एक समबाहुभुज है, और जितने के जितने सारे के सारे समबाहुभुज होते हैं, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है बेटा, बट वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक जैसे दिखने वाले होते हैं, समान रूप के होते हैं। गॉट इट और नॉट एवरीवन? तो यहां से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो अभी आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी के दो बिंदु है, ठीक है। और वो बिंदु कैसे है कि जो डी है बेटा, वो बीसी के साथ में पैरेलल है। यदि आपका जो एबीसी है, राइट, एबीसी जो त्रिभुज है, एबी से जो बीडी का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो ए ही आपको 1:6 दे रखे, 1:6 दे रखे है बेटा। 1.6 सेंटीमीटर है, तो आपसे ईसी का मान पूछा है, ठीक है। इजीली कर सकते हो। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा है,
थेल थ्योरम क्या कहती है बेटा, अगर जब आप दो बिंदुओं को मिलाते हैं एक त्रिभुज के किसी भी बिंदुओं को, तो अगर दोनों की दोनों जो रेखाएं, जो आधार और उसके सामने जो बनने वाली जो रेखा है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, एक दूसरे के समांतर है, तो जिस रेशियो में ए बी और बी डी का जो रेशियो है, एक साइड का जो रेशियो है सेम रेशियो में वो दूसरे को कट करेगा, जैसे मैं एक डायग्राम में बना के बताता हूँ आपको। हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ से, राइट, ये देखो, ये हमारे पास त्रिभुज, गॉट इट और नॉट एवरीवन। यहाँ पे कोई बिंदु है, सपोज कर लो ये है बेटा, ये ए है, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है डी और यहाँ पे कोई बिंदु है ई। हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपकी पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। अब यहाँ से थेल्स थ्योरम यही तो कहता है बेटा, थेल्स थ्योरम ने क्या बोला है, एडी से जो आपका जो एबी से, आपका एबी से जो रेशियो दे रखा है, यानी कि कंप्लीट का रेशियो दे रखा है किसके साथ में, सिर्फ बीडी के साथ, ये वाला। इज दिस क्लियर और नॉट, यानी कि बीडी, ये है बेटा बीडी, एक सेकेंड रुकना, ए बी से बीडी, ये किसके बराबर है बेटा, ये आपका ऐसी होगा, ए से एसी का रेशियो होगा बेटा, तो ए से एसी का रेशियो, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर कंप्लीट है तो ऊपर कंप्लीट लिखो, एसी से ईसी का रेशियो होगा बेटा, क्लियर और नॉट। एसी से ईसी का अनुपात वही रहेगा जो आपका एबी का बीडी के साथ अनुपात है बेटा, यही तो थेल्स थ्योरम है। जैसा अनुपात इस साइड में रहेगा इस वाली भुजा के साथ रहेगा, सेम उसी भुजा का रहेगा बेटा, अगर दोनों समांतर है तो। यहां से अब मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहां से आपको दे रखा है ये आपका 2:3, यहाँ पे आपको एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1.6, तो ईसी का मान निकल जाएगा। यहां से अगर मैं करता हूँ आगे देखना, ईसी का अगर मैं मान निकालूंगा बेटा तो वो 1.6 गुना ये हो जाएगा बेटा 3/2, 2 से जब मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 आएगा, 8 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा ये, एक सेकेंड, वापस से लिखो इसको, हमारे पास दे रखा था बेटा कितना 1.6, उसको गुणा करना है 3 से और भाग देना है 2 से, 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 0.8 और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, यही पूछा था ईसी का मान बताओ, तो ईसी का मान कितना आ जाएगा बेटा 2.4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा और वही हमारे पास आंसर है। सबको यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं, सबको थेल्स थ्योरम के बारे में समझ में आया। जिस अनुपात में अगर एक भुजा, आप किसी भी दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, किसी भी मतलब दो बिंदु है किन्हीं भी दो भुजाओं पे बेटा, उनको अगर हम मिला रहे हैं तो उसके अपोजिट जो साइड है उसके समांतर है वो भुजा, तो जिस रेशियो में पहली जो साइड है उसी रेशियो में दूसरी वाली साइड को वो डिवाइड करता है। इज दिस क्लियर और नॉट, दिस इज सेड बाय द थेल्स, ठीक है। तो इसी को हमने थेल्स प्रमेय का नाम से भी जाना है और वो थेल्स प्रमेय हम पढ़ते हैं। अभी आते हैं अगले पे, ये वाला हमारा है नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बताने का ट्राई करो। आकृति में एबीसी क्यू आर पी है और ये सर्वांग सम है बेटा, दोनों एक दूसरे के किसकी कसौटी के ऊपर, कौन सी कसौटी या कौन सी शर्त होती है, तो आपको दिख रहा है ना बेटा, आपको तीनों की तीनों साइड्स दे रखी है, तो आप तो सीधा यही बता सकते हैं कि तीनों साइड्स के अनुसार ये क्या होगा बेटा, एक दूसरे के समरूप होगा। तो सीधा आंसर मैं बोल सकता हूँ एस 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 के नियम से, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल वाला तो आएगा ही नहीं, ना तो ट्रिपल ए, देखो ट्रिपल ए और डबल ए तो दोनों सेम ही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको दो एंगल्स पता है तो तीसरा वाला एंगल भी अपने आप समान होता है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो घटाने पर वही आए, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे तो वैसे तीनों साइड सीधे रखी है, तो तीनों साइड से आप क्या बोल सकते हैं कि ये तीन साइड्स इसकी समान रेशियो में है, समान अनुपात में है, तो इसीलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। गॉट इट। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अभी देखो आपको बोला है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है बेटा एंगल एफ के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर है। आपको बताना है कि इसमें से क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है, कौन सा। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि ट्रिपल ए के रूल से,
ट्रिपल ए या डबल ए दोनों रूल एक ही होते हैं, ठीक है। डबल ए या ट्रिपल ए के रूल से हम दोनों त्रिभुजों को क्या बोल सकते हैं बेटा, सर्वांग बोल सकते हैं। सर्वांग नहीं, समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। समरूप है तो अब आपको ये लिखना भी आना चाहिए, जिस करस्पॉन्डिंग, जिसको पहले लिख रहे हो, जिस आप बिंदु को पहले लिख रहे हैं बेटा त्रिभुज के, उसी बिंदु के साथ में उसका जो करस्पॉन्डिंग रहेगा वो, जैसे ए के सामने क्या है, डी, ए डी, तो ए आपने स्टार्टिंग में लिखा है तो डी स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि बी के सामने डी है, ए के सामने डी है, ये भी चल रहा है, ये ए के सामने ई है तो ये भी कट गया। दो ऑप्शन यहाँ पे कट गए, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब आप देख लो, बी के सामने एफ होना चाहिए तो बी के सामने एफ यहाँ पे नहीं है, बी के सामने ई है, मिडिल में बी है, यहाँ पे लास्ट में एफ है, राइट। तो मिडिल में होना चाहिए था दोनों का, यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मेरे को। चलो मैं नेक्स्ट पे, अगले वाले पे आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन पे चलता है। ये हमारा है नेक्स्ट। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बेटा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आपको बताया कि उनका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं लिख लेता हूं अच्छे से। क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। यस और नो? तो यहां से आपका कितना दे रखा था, 4/9, 4:9, तो इसका वर्ग करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 16:81। तो 16:81 कौन सा है, ऑप्शन डी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या तो एक तो जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहां से आते हैं बेटा, समरूपता से, कि दो त्रिभुज समरूप है तो आपको रेशियो दे देगा, कभी क्षेत्रफल का देके आपको भुजाओं का पूछ लेगा, भुजा का देके क्षेत्रफल से पूछ लेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? या फिर आपसे क्या पूछ लेगा बेटा कि कौन सी प्रॉपर्टी से वो क्या हो रहा है, दोनों समरूप हो रहे हैं। अगर समरूप हो रहे हैं तो या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि थेल्स थ्योरम वाला। अभी तक हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अभी आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे देखना एक बार, त्रिभुज एबीसी में ए बी आपको दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है कि एंगल बी का मान बताओ। एंगल बी का मान कैसे बता सकते हैं हम? देखो, अगर आपको कोई भी भुजा देगा ना, भुजा से हम कभी भी एंगल का पता नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कर सकते हैं, राइट। सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन कौन सी है, कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है बेटा। अगर त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, इसके अलावा हम कभी भी इसका पता नहीं कर सकते, डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर हो? मेथड्स हैं बहुत हाई, अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां से आ जाते हैं, बट आपके सिलेबस में वो चीज नहीं। समकोण त्रिभुज के लिए हम लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए वो हमेशा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है, त्रिकोणमिति हमने पढ़ा है, तो वहां से आप लगा सकते हो किसी भी एंगल को निकालने के लिए, ठीक है। वो तो त्रिभुजों का अनुपात ही होता है बेसिकली। तो आप एक चीज याद रखना, अगर कोई एंगल पूछ रहा है तो वो आपसे पूछना चाहता है बेटा कि इसमें क्या है, कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं, बस इतनी सी ध्यान रखना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे बिल्कुल सीधा वही ये चीज पूछना चाहता है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, बस यही है, बस इसका कॉन्सेप्ट ही है। गॉट इट और नॉट? तो यहां से आपको सबसे पहले बस यही चीज प्रूव करनी है कि क्या जो सबसे बड़ी जो भुजा है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी। तो एसी का जो स्क्वायर है वो बाकी की दो भुजाओं ए बी का स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं, आपको ये चीज पता करनी है। तो यहां से अगर एसी का स्क्वायर निकालू मैं, एसी का स्क्वायर है 12, 12 का होल स्क्वायर, ए बी क्या है बेटा 6√3, तो 6√3 का होल स्क्वायर, और बीसी हमारे पास 6, तो 6 का होल स्क्वायर। क्या इसके बराबर है कि नहीं? देखो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 6 का होगा 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे क्योंकि √3 का 3 हो जाएगा, और 6 का होगा बेटा 36। 36 को अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, ये देखो 144 और ये हो जाएगा 36 गुणा 4, बेटा यहाँ पे 3 है और 3 और 1 4 बन जाएगा, 36 गुणा 4 जो कि 144 के बराबर होता है। तो 144 बराबर 144। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है।
कैसा है बेटा, एक समबाहुनी समकोण त्रिभुज। क्या चीज क्लियर हुई बेटा? और अगर ये समकोण त्रिभुज है, राइट, तो आपको पता है कि जो एसी वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा है, एसी के सामने एंगल कौन सा रहेगा, बी वाला एंगल, यही हो सकता है। तो अतः एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो उसके सामने कोण बी 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो यहां से एंगल बी आपसे पूछा था, जो कि आ जाएगा बी ऑप्शन 90 डिग्री। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, अदरवाइज तो हम चलते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे। सबको क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है तो आ जाओ फिर अगले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोले सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज बेटा हमेशा समरूप रहेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे समबहुभुज, समबहुभुज जितने भी हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, वो सारे के सारे समबहुभुज। और आप इसमें एक सर्कल और ऐड कर लो बेटा, जो वृत्त है, क्योंकि वृत्त भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूपी होते हैं। तो जितने के जितने सारे के सारे समबहुभुज हैं, समबहुभुज में कौन कौन आएगा, जिसकी सारी भुजाएं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, कोण बराबर। जैसे कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप बोल सकते हैं बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा पूरा। उसके बाद अगर मैं बोलूं चतुर्भुज में कौन सा आता है, तो चतुर्भुज में वर्ग होता है। पंचभुज में कौन सा आता है, पंचभुज में देखो सीधा सा उसमें यही आ जाता है कि सम पंचभुज बेटा, ठीक है। या फिर आपका आ जाएगा रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, ठीक है। तो उसके सामने सम लगा देगा। तो यहाँ पे सिर्फ सम बहुभुज ही ऐसे फिगर्स हैं, जितने भी सम बहुभुज ना हो सबकी भुजाएं क्या रहेंगी बेटा, एक अनुपात में रहेंगी, एक सेम अनुपात में रहेंगी। इसीलिए क्या बोलेंगे उनको, वे दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, या फिर तीनों के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। कोडिरोनो। चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे बोला है यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रम से बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की किस या फिर कि इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर कौन सी कसौटी है बेटा? अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए बेटा, तो हमारे पास कौन सी कसौटी है, वो ट्रिपल ए वाली कसौटी है, जहां पे हम दो त्रिभुजों को क्या बोल सकते हैं बेटा, एक दूसरे के समरूप है। क्या चीज क्लियर? क्या तीनों एंगल बनने के बाद, तीनों एंगल्स बराबर होने के बाद क्या हम बोल सकते हैं, क्या वो आपका सर्वांग सम हो सकता है? बताओ मेरे को। नहीं हो सकता है ना, हाँ, क्योंकि एंगल्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है सर्वांग सम। हाँ ये चीज है कि सर्वांग सम है तो सारे के सारे एंगल्स में बराबर होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो वो सर्वांग सम बनेगा बेटा, क्योंकि सर्वांग सम बनने के लिए उनके साइज भी जरूरी है बेटा बराबर होना। सिर्फ शेप ही नहीं, साइज भी जरूरी है, यानी कि कोई ना कोई एक भुजा बराबर होने जरूरी है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है बेटा? जितने भी समरूप त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? क्या बराबर होती है? नहीं, बराबर हो जाएंगी तो बेटा क्या हो जाएगा, वो तो समरूप की जगह सर्वांग सम बन जाएगा। समानुपाती होती है, बिल्कुल बेटा यही तो होता है, दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और अनुपात बराबर है मतलब कि वो क्या है, एक दूसरे के समान अनुपात में होती है, तो इनको क्या बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? समांतर हर बार समांतर नहीं होती है, राइट, बहुत बार तो हो सकती है समांतर, एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बट नहीं होती है, हर बार नहीं होती है, ठीक है। लंबवत तो हो ही नहीं सकती है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास समानुपाती होगी बेटा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 4 सेंटीमीटर है, तथा कोण बी 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि एसी का मान बताओ। तो एसी का मान क्या बता सकते हो? आपको पता है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, राइट और नॉट, तो 90 डिग्री तो एक क्या बनेगा बेटा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और एंगल बी 90 डिग्री है, तो बी के सामने की भुजा कौन सी होगी? अगर मैं देखो यहाँ पे त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पे देखना बेटा,
अगर मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया इस तरीके से, क्लियर। एग्जाम में ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको सीधा ये ऑब्जर्व करना है अपने माइंड में कि ये 90 डिग्री है, ये बी वाला है, तो यहाँ पे कोई भी ए रखो, किसी को भी सी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये बी है, ये ए है बेटा, और ये सी है, राइट और नॉट? तो बी के सामने वाली भुजा जो रहेगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो है बेटा कर्ण। इनमें से कोई भी एक आधार होगी, एक आपका क्या होगा, लंब होगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि एंगल सी को लिया है तब। ठीक है, अगर एंगल ए को लेते तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती। आपको बताया कर्ण का जो वर्ग है, आपसे एसी पूछी है तो कर्ण आपसे पूछा है, तो एसी का जो स्क्वायर है वो आपके ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं एसी का जो वर्ग है वो आपका ए बी कितना है, 3, 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। यहां से आएगा 3 का वर्ग 9, 9 में आप 16 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 25। ये आ जाएगा बेटा क्या, एसी का स्क्वायर। और एसी का अगर मैं मान निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो यहां से आ जाएगा बेटा एसी बराबर 5। ठीक है, गॉट इट और नॉट एवरीवन? तो यहां से एसी आ गया हमारा 5, और 5 यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको चीजें समझ में आई? अगर ये क्लियर है तो हम चले नेक्स्ट पे बेटा। चलो आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। इन क्षेत्रफलों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। देखो, त्रिभुज में मैंने आपको बताया अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी जितनी भी भुजाएं बन सकती है, चाहे वो आपके शीर्ष लंब हो या फिर बेटा आपका वैसे ही लंब हो, मतलब कि शीर्ष लंब के अलावा हमारे पास वो भी तो होता है, आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दो भाग में डिवाइड करने वाला बेटा एक आप बोल सकते हैं बाइसेक्टर, समद्विभाजक, समकोण, ऐसा होता है। तो वो भी आ सकता है, मतलब कि एक साइड को दो बराबर पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है और इक्वल भी है बेटा वो, मतलब कि उसको 90 डिग्री भी है। क्लियर और नोट? क्लियर और नोट एवरीवन? तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है। तो इन त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। आपको पता है कि जितनी भी भुजाएं हैं बेटा उनके वर्ग के बराबर होता है, जो भी उनका क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहां से क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ये उसके जो शीर्ष लंब है बेटा उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। क्या चीज क्लियर हुई? यहां पे आपको ये दे रखा है कितना, 64/121, और ये शीर्ष लंब का स्क्वायर बनेगा। शीर्ष लंबों के स्क्वायर का अनुपात है। यहां से वर्गमूल लेंगे दोनों का, ठीक है। तो वर्गमूल ले लेंगे बेटा दोनों साइड से, यहां से 64 का वर्गमूल आएगा 8, 121 का आएगा 11, और शीर्ष लंब कितना है बेटा, शीर्ष लंब है यहाँ पे 8:11, और 8:11 एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, अदरवाइज तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। जो भी भुजा देखो, शीर्ष लंब दे दे, माध्यिका दे दे आपको, या फिर कोई भुजा दे दे, ठीक है, किसी के बारे में किसी के बारे में भी दे दे बेटा, सारी की सारी साइड्स एक ही सेम अनुपात में होती हैं। उन्हीं को तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, उनका अनुपात सारे के सारे का बराबर होता है, और उसका वो जो क्षेत्रफल रहेगा उनके वर्ग के अनुपात के बराबर रहेगा, जितने भी भुजाएं। क्या चीज क्लियर हुई? अगले वाले क्वेश्चन में
समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं? समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, बताओ मेरे को बेटा। जितने भी समरूप त्रिभुज हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? बस सिंपल सी चीज है। आ जाओ अगले पे। यहाँ पे हम ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे आराम से और इसको करने का ट्राई करेंगे। त्रिभुज ओडीसी एंड त्रिभुज ओबीए आपको एक दूसरे के समरूप दे रखे हैं, दिख भी रहा है आपको सबको। यहाँ पे आपको बोला है कोण बीओसी। देखो यहाँ पे आपको ओ पॉइंट नहीं दिख रहा होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही हमारा ओ पॉइंट है बेटा, ये बिंदु है ओ। ठीक है, तो आपको बोला है कि ओडीसी जो ऊपर वाला त्रिभुज है वही ओ ए बी के बराबर है, ओ बी ए के बराबर है। बराबर इन द सेंस उनके आपका समरूप है। अब आपसे बोला है ये 70 डिग्री है, ये 125 डिग्री है। आपको पूछा है बेटा, आपको DCO पूछा है, यानी कि DCO ये वाला एंगल पूछा है। बता सकते हो क्या? अगर समरूप है तो बेटा तीनों के तीनों एंगल्स बराबर होंगे। यस और नो? आप इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं करोगे ना, बिल्कुल इजी तरीके से भी आ जाएगा बेटा। आप मेरे को बताओ, ये DOB जो एंगल है ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर और नोट? तो आपको अगर मैं यहां से बोलूं कि इस वाले में कोई भी त्रिभुज लेने की भी जरूरत नहीं है, यहां पे बोलो एंगल DOC जो है उसमें अगर मैं एंगल COB को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका रेखिक कोण है बेटा, एक लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म बनेगा बेटा। और रेखिक युग्म का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं DOC निकालूं, DOC एंगल यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? 180 में से 125 घटा दो। 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा? 55 आ जाएगा। 55 डिग्री का एंगल। कौन सा है? एंगल DOC। अब आपको एंगल, अब इस त्रिभुज में देखो बेटा, त्रिभुज DOC से एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा आप यहाँ पे। तीनों एंगल्स का जो सम होगा एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। आपको एंगल O यहाँ पे निकाल दिया 55 डिग्री, D आपको दे रखा है 70 डिग्री, तो 70 प्लस 55, और आपसे एंगल C पूछा है। एंगल C कितना हो जाएगा बेटा? 180 में से इनको घटा दें। ठीक है, तो 180 एंगल C जो होगा 180 डिग्री में से 70 और 55 125 को घटा दो। 125 को घटाएंगे कितना बचेगा? 80 में से 25 आएगा तो कितना बचेगा बेटा? 55 बचेगा बेटा, तो ये आ जाएगा 55। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? तो यहां से ये एंगल आ जाएगा बेटा 55 डिग्री का, और दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट और नॉट एवरीवन? क्या सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर है बेटा? इसको आप दूसरे वाले तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे अगर मैं इस वाले 55 डिग्री को ना भी निकालू ना तो भी आंसर आ जाएगा बेटा। देखो आपने एक बाह्य प्रमेय पढ़ी होगी, बाह्य कोण प्रमेय। ठीक है, वो क्या कहती है? एक त्रिभुज के आंतरिक दो कोण जो है उनका जो योग होता है बेटा उसके अपोजिट एक्सटीरियर जो एंगल है, जो बाह्य कोण है उसके बराबर होता है। तो जो यहाँ पे 70 डिग्री है और एंगल D और एंगल C जो है उन दोनों का जो योग है बेटा वो 125 के बराबर आएगा। तो 70 और एंगल C का जो समय वो 125 के बराबर आएगा। तो यहाँ से 70 जब घटाएंगे 125 में से तो वो हमारे पास 55 डिग्री का बनेगा, और 55 डिग्री हमारे पास आंसर है। तो अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया है तो वही वाला थ्योरम लगा के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं सीधा। क्लियर और नॉट एवरीवन? बट आपको अगर ये एमसीक्यू की जगह किसी भी शॉर्ट आंसर्स में या फिर लॉन्ग आंसर्स में दे दिया है तो उसको इस तरीके से करके आए। क्या ये चीज क्लियर है? और इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं। देयर इज नंबर ऑफ वेज टू डू दैट क्वेश्चन। बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। जब भी एंगल्स की बात करेगा ना तो एंगल्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। गॉट इट और नॉट? क्योंकि इतने दुनिया भर के एंगल्स नाम 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 है बेटा उनके। ठीक है, और वो एंगल्स होते सेम ही है। ठीक है, तो इसीलिए चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC और आपको बोला है BDE दो समबाहु त्रिभुज है।
इस प्रकार है कि डी और ई क्रम से एक दूसरे के मतलब बीसी के और बी के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए बेटा। क्षेत्रफलों का अनुपात बता सकते हो बेटा? ध्यान से देखना एक बार इधर। अगर मैं यहाँ से कोई त्रिभुज बनाऊं, ये देखो, ये कोई भी हमारे पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है। आपसे बोला है कि जो डी और ई है वो बीसी और ए बी, तो बीसी ये है, बीसी का जो मध्य बिंदु है वो है बेटा कितना, डी, और ए बी का जो मध्य बिंदु है ये वाला, ये है आपका ई, ठीक है। तो आपसे जो त्रिभुज बोला है कि एबीसी और बीडीई, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है एक दूसरे के, इन त्रिभुजों का एरिया का अनुपात पूछा है आपसे। एरिया का अनुपात पूछा है तो पहले मैं आपका रेशियो बता सकता हूं यहाँ पे बेटा। इनका जो रेशियो होगा, इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, अगर ये मध्य बिंदु है तो 1:1 में होगा। ये तो हुआ किसका, इसकी भुजाओं का अनुपात। अगर यहाँ पे भुजा का अनुपात देखें, देखो त्रिभुज हमें देखना है, त्रिभुज एबीसी, ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या रहेंगे, समरूप तो रहेंगे बेटा, क्योंकि वैसे भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो आप वैसे ही बोल सकते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात देख लो, एबीसी का अगर मैं वही देखूंगा त्रिभुज बीडीई के साथ, क्या क्लियर हुई कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है और दो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते ही है। यहां से अगर मैं अनुपात बात करूं बेटा ए बी का, इसकी भुजा ए बी है, उसका अनुपात अगर लूं मैं किसी भी एक भुजा से बेटा, ये ले लो बी के साथ, क्या है बी, तो कितना होगा, ए से लेके बी तक टोटल कितना है, 1 + 1 2 यूनिट है बेटा, और वहीं बी से ई तक कितना है बेटा, 1 यूनिट है। इस क्लियर? तो ये हमारे पास 2:1 में उसकी भुजाओं का अनुपात आ गया। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बेटा, ये तो भुजाओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इसका वर्ग के बराबर हो जाएगा, 2:1 का वर्ग, जो कि आपका होता है 4:1, और 4:1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गॉट इट और नॉट? चलो अगले पे देखो बेटा। इज दिस क्लियर? चलो मैं अगले पे, ये देखो अगले वाले क्वेश्चन हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में, ए बी आपको दे रखा है, बीसी दे रखा है, सी ए दे रखा है, आपको एंगल बी पूछा है। ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया है, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन किया था बेटा, 90 डिग्री आया था हमारा एंगल। क्लियर? चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, 18वां क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको। आकृति में डी और बीसी दे रखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। आपसे पूछा है ईसी का मान बताओ। ईसी हमारे पास कौन सी है बेटा, ईसी आपको भुजा दे रखी है। आप मेरे को ये बताओ, हमने ये चीज थेल्स थ्योरम में नहीं पढ़ी है? थेल्स थ्योरम यही तो कहता है बेटा, थेल्स प्रमेय, अगर ये डी इसके पैरेलल है अगर एक त्रिभुज में, तो आपसे यही तो बोलता है बेटा कि जो एडी बटा बीडी है वो आपका बराबर होगा किसके साथ में, ए बटा ईसी का। यही है बेटा। तो यहां से हम एडी का मान रखेंगे, एडी का मान है 1 बटे जो 2 है वो बराबर होगा, देखो बीडी हमारे पास 2 था, ए ही हमारे पास दे रखा है 1.5, और आपसे पूछा है ईसी। ईसी हमें निकालना है, निकाल लो। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ईसी इधर आ जाएगा, तो ईसी का मान कितना होगा बेटा, 2 × 1.5, और 2 × 1.5 कितना होता है 3, तो यहाँ से ईसी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ईसी आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आप ये सारी चीजें लिख के आएंगे, क्योंकि ये तो एमसीक्यू नहीं है बेटा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये थेल्स थ्योरम से हमने निकाला है, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाए। इज दिस क्लियर? वेरी शॉर्ट टाइप्स। चलो मैं अगले पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले लेक्चर का बेटा, बाकी की चीजें हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो एक बार इसको पढ़ो।
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर का है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, तो शेष भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर सकते हो इजीली। आपको समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है बेटा कि जो कर्ण का जो वर्ग है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात बोल रहा हूं, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो यहां से अगर मैं बोलूं तीसरी भुजा, हमारे पास कर्ण का जो वर्ग है वो आपका एक भुजा 12 इसके वर्ग, और दूसरी भुजा को x मान लो या फिर इसमें यही लिख लो बेटा दूसरी भुजा, ठीक है, दूसरी भुजा इसके वर्ग के बराबर है। कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग इधर जाके घट जाएगा तो -12 का वर्ग, ये किसके बराबर होगा बेटा, दूसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग, 13 बार, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हो, अगर वैसे करना है सिंपली तो वैसे भी कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इन दोनों को घटा दो, एक दो 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 13 में 12 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 25। ये आपका बनेगा दूसरी भुजा का वर्ग। क्या चीज क्लियर हुई? यहां से 25 आएगा, दोनों तरफ से वर्गमूल ले लो बेटा, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा दूसरी भुजा, यानी कि जो दूसरी भुजा थी वो कितनी आ गई बेटा, ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका यहां से आ गया 5 सेंटीमीटर दूसरी भुजा। इसको मैं लिख देता हूं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पे इसका एरिया। समकोण त्रिभुज हमारे पास है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज है या फिर कोई भी त्रिभुज हो बेटा, सबके लिए क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। और इसमें आधार और ऊंचाई क्या होती है बेटा, दो इसके जो भुजाएं जो कर्ण नहीं है, कर्ण के अलावा दोनों एक दूसरे के ऊपर बेटा लंब होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होता है, उसमें एक आधार बन जाएगा, एक ऊंचाई बन जाएगी। तो हमारे पास एक तो 5 सेंटीमीटर है और एक था 12 बेटा, तो यहां से हम गुणा कर लेंगे 1/2 गुना 12 गुणा 5, तो ये आ जाएगा त्रिभुज का एरिया। ये 2 से भाग जाएगा तो 6 बार, और 6 5 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट समकोण त्रिभुज बेटा। उस समकोण त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर हुआ? इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को भी तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो हम चलते हैं फिर अगले वाले क्वेश्चन पे। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? चलो मैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नहीं, मतलब इन द सेंस अब अगले वाले चैप्टर में करेंगे, तो चैप्टर इन द सेंस अगले वाले लेक्चर में करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां तक सबको कंप्लीट है? ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्राइंगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है, तो इसको बार बार रिवाइज करो, 2 बार की जगह 3 बार रिवाइज कर लो, जैसे कि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा बेटा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय एवरीवन, टिल दैट।